दोस्तों नमस्कार। बहुप्रतीक्षित लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। लोकसभा 2024 में किसी दल को बहुमत नहीं मिला है। अगर अलायंस के हिसाब से देखें तो एनडीए को बहुमत मिला है और जो इंडिया अलायंस है वो बहुमत से दूर है। अगर एक पार्टी की संख्या गरिष्ठता या बहुमत की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, अपने लिए 370 का नारा दिया। वो उससे काफ़ी दूर रह गई। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटका में उसे सेटबैक का सामना करना पड़ा। भाजपा ने भी आशा नहीं की थी कि इस प्रकार का सेटबैक उसे लगेगा। महाराष्ट्र में उसे सेटबैक का सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भाजपा इस पर आंकलन करेगी। भाजपा को उम्मीद थी कि पश्चिम बंगाल में इस बार वो पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जहां पर उन्हें पिछली बार 22 सीटें मिली थी। उनको आशा थी कि इस बार उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी, किंतु इस बार जो है ममता बनर्जी ने उन्हें पूरी तरह से पीछे ढकेल दिया। ममता बनर्जी की टीम टीएमसी को 29 सीटें मिली हैं, भाजपा को 12 सीटों से संतोष करना पड़ा है। तो ये सारा जो चुनाव था, क्या कारण था कि चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा, प्रधानमंत्री का चेहरा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अंतिम समय में जिस प्रकार से इसे पोलराइज करने की कोशिश की गई या ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई, ये सारी चीजें इस चुनाव में असफल नजर आई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस चुनाव में लोगों के जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, रोजगार का जो मुद्दा है, कुछ हद तक हावी रहा। इस बार विपक्ष जो है वो संविधान बचाने के नाम पर लोगों को एकजुट करने में कामयाब हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे भांप पाने में भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई। किसानों का जो आंदोलन था, राजपूतों की जो नाराजगी थी, इन सब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक फॉर्मिडेबल अलायंस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सामने रखने में कामयाब हो गए। मायावती के जो मत ट्रांसफर होते थे भारतीय जनता पार्टी में, इस बार वो मत कहीं न कहीं इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। यही कारण है कि भाजपा के स्मृति ईरानी से लेकर और कई बड़े बड़े दिग्गज इस बार हारे। यहां तक कि गुजरात में भी एक दशक में पहली बार कांग्रेस ने एक सीट जीती, बनासकांठा की। तो ये जो चुनाव था, इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी या इंडिया अलायंस कहीं बचा है तो उड़ीसा के कारण बचा है, चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस के कारण बचा है, और कुछ हद तक बिहार ने उन्हें बचाया है, जिसके कारण उनकी अपनी सीटें 240 और बहुमत के पार एनडीए का आंकड़ा हुआ है। अब देखने की बात होगी कि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। बहुमत से नीचे अलायंस के भरोसे उन्हें सरकार चलानी पड़ेगी। जिस प्रकार का स्वभाव मोदी जी का है, जिस प्रकार की कार्यशैली मोदी जी की है या अमित शाह की है, उसमें कैसे वो सारे अलायंस को अपने साथ लेकर सबको मनाते हुए एक समन्वय का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल 8 जून को माना जा रहा है कि मोदी जी शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति को उन्होंने अपनी पुरानी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया है। आगे वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार
जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले समय में क्या एजेंडा होगा, किस प्रकार से लोगों के जो मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, जिनके कारण राम मंदिर की लहर या मोदी जी का चेहरा या डेवलपमेंट की सारी बातें या जितनी सुविधाएं उन्होंने उज्ज्वला की हो या राशन की हो ये दी, इन सब पर जो मुद्दे भारी पड़े हैं उन मुद्दों को कैसे मोदी जी एड्रेस करेंगे, ये देखने की बात होगी। आने वाला समय और वक्त ही बताएगा। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।